नमस्कार। 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हुआ था, उसके बाद में इंडिया ने अपने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजिकल तीनों रूप से रिफॉर्म किया। 1980 के बाद में जो नेशनलाइजेशन का इरा है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद में कभी नेशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन 1980 से 91 तक ऐसी सिचुएशंस बन गई कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। तो इस लेक्चर में हम लोग ये रिफॉर्म्स जो है इन पर बात करेंगे। मॉड्यूल 10 है ये बैंकिंग सेक्टर का और ये है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से शुरू करते हैं, क्योंकि ये 1991 में हुआ था और इसके बाद में ही बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आप सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या उसकी जो अर्निंग्स है, वो उसके जो एक्सटर्नल पेमेंट के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, अगर वो उसको पूरा कर पाने में सफिशिएंट नहीं होते तो बीओपी क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ था कि 1990 और 91 के दौरान जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम थे, इंपोर्ट्स ज़्यादा थे। इससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो काफ़ी लो हो गए और इस सिचुएशन में जो एक्सटर्नल डेट है उसका रीपेमेंट नहीं हो पा रहा था। इसेंशियल जो इंपोर्ट्स हैं उनके लिए, जैसे कि ऑयल हो गया, उनके लिए भी फंड्स पूरे नहीं थे। तो इस पूरी जो सिचुएशन आई, इसको जो है बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991 बोलते हैं। इसके बाद में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज्ड हुई। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पे इंडिया चला और उसी के अंदर जो है बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें भी रिफॉर्म्स करने पड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ सीवियर फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज हुई। इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और नियर एक्सटर्नल पेमेंट डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में इंडिया आ गया था। ऐसी सिचुएशन थी कि जो है 20 टन सोना भी जो है उस वक्त गवर्नमेंट को एक बार आईएमएफ में गिरवी रखना पड़ा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले मैं आपको एग्जाम का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। व्हाट डज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिकेटेड फॉर एन इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज फॉर पेमेंट्स, राइट। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली बात पे। अगली है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ बीओपी क्राइसिस ऑन बैंक्स। अब यहाँ पे हम बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो बीओपी क्राइसिस था इसका बैंक पर क्या फ़र्क पड़ा। तो जो 1991 का बीओपी क्राइसिस था, इससे बैंकिंग सिस्टम जो है उसके लिए एक मेजर शॉक था। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो क्रिटिकली लो थे, तो उसकी वजह से जो इंडियन बैंकों का जो इंटरनेशनल ट्रेड है और इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग जो है वो करीब करीब ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और एक्सटर्नल पेमेंट्स की जो कैपेसिटी थी वो भी काफ़ी प्रभावित हो गई थी। इसके अलावा हमारे जो डोमेस्टिक इश्यूज़ थे, जैसे कि हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबत खाते के जो लोन थे वो बहुत ज़्यादा थे। लो कैपिटल एडेक्वेसी यानी इनकी बैंकों के अंदर जो कैपिटल था वो कम था, और पुअर जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम थी, क्योंकि पॉलिटिकली ओरिएंटेड डिसीजंस जो है बैंकों को लेने पड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये 3-4 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखेंगे कि जो बीओपी क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट क्या था बैंकिंग सेक्टर पर। तो ये था सीवियर फॉरेन एक्सचेंज कॉन्स्ट्रेंट्स थे बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर, जो वीक बैलेंस शीट्स थी बैंक की, और राइजिंग स्ट्रेस ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े बैंक थे वो पब्लिक सेक्टर में थे, तो उसकी वजह से इनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया था। इसके अलावा इसकी वजह से दिस बीओपी क्राइसिस वाज ए ट्रिगर फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। व्हाट वाज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1991 बीओपी क्राइसिस ऑन इंडियन बैंक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीकनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, यही था कि कमज़ोर हो गए थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया के। ठीक है, चलते हैं अगली बात पे। अगली बात है व्हाट वर द मेजर इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर ड्यूरिंग 1980-91। अब 1980 से 91 में जो कुछ हुआ वो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो 1980 से 1991 के दौरान जो इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल जो बैंकिंग सेक्टर था वो काफ़ी रेगुलेटेड था, हैविली रेगुलेटेड था, स्टेट डोमिनेटेड सेक्टर था। ठीक है, यानी गवर्नमेंट से ही डोमिनेटेड ये सेक्टर था। जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे उनके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा थी। उनके जो भी डिसीजंस होते थे वो बिजनेस के हिसाब से नहीं होते थे, बल्कि जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता था उसके हिसाब से होता था। तो इससे जो उनके लैंडिंग डिसीजंस है कि किसको उधार देना है किसको नहीं देना है, और उनका जो कमर्शियल लॉजिक है,
ये उसके बेसिस पे नहीं होते थे, ठीक है, उनके लैंडिंग डिसीजंस उनके कमर्शियल लॉजिक्स के बेस पे नहीं होते थे, बल्कि क्या होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते थे उसके ऊपर आधारित होते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट पूरा करना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऋण है उसको माफ़ कर दिया तो उसको भी इनको जो है फेस करना है। पैसा तो गवर्नमेंट देगी लेकिन फेस तो इन्हीं को करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती थी जो इनको जो है इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। तो इस तरह के डिसीजंस जो थे वो ज़्यादा हावी थे। कमर्शियल जो मोटिव्स होते हैं, कमर्शियल जो प्रॉफिट ओरिएंटेड जो बैंकिंग है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो डायरेक्टेड क्रेडिट था, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है उसके ऑब्लिगेशंस ज़्यादा थे, और इसकी वजह से जो बैंकों की एसेट क्वालिटी है, क्योंकि ज़्यादातर लोन जो है वहाँ गए जहाँ से प्रॉफिट आने की गुंजाइश कम थी, तो जो एसेट क्वालिटी है बैंकों की वो कम हो गई। एनपीएज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी डूबने वाले जो खाते होते हैं, डूबने वाला जो पैसा होता है वो ज़्यादा हो गए थे। इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, देखिए दो होती हैं, एसएलआर और सीआरआर, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, हालांकि ये हाई रखना ही उचित रहता है ताकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो रेजिलिएंट बना रहे, और कैश रिजर्व रेशियो, लेकिन ये भी पूरे उनको करने थे। तो इन सारे डिसीजंस की वजह से जो है बैंकिंग सेक्टर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, और बैंकों को बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही थी, और इस वजह से ये हालात जो थे उस वक्त में ये थे। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात ये है कि हाई एनपीएस थे, इनएफिशिएंसी थी बैंकों में, एग्जेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म थी, और कंपटीशन इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। चलते हैं आगे, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टराइज द इंडियन बैंकिंग फ्रॉम 1980 टू 1991। तो इसमें इंडियन बैंकिंग जो फीचर है, बैंकिंग सेक्टर का जो फीचर है वो हो जाएगा स्टेट डोमिनेंस एंड रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वाई वर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 1991। अब ये रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो 1991 जो है उससे पहले जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एग्जेसिव रेगुलेशन था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, डायरेक्टेड क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। बैंक की जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी, उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो लगातार बढ़ रहे थे। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो उससे ये क्लियर हो गया कि ये जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है इसके बिना जो है ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो रिफॉर्म्स है इनका जो प्राइमरी गोल है वो था बैंकों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना, और उनको उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, और उनमें स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मोस्ट नोटेबल कमिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए जो दो कमिटीज़ है, तीन कमिटीज़ है जिनके बारे में हमको आगे पढ़ना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है नरसिम्हम कमेटी 1991, ठीक है, यहाँ से बैंकिंग सेक्टर जो है उसका शुरुआत हो गई थी। फिर दूसरी कमेटी इन्हीं के अंडर में 1998 में बनाई गई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, जिसको बोलते हैं नरसिम्हम कमेटी 2, ठीक है। इसके अलावा एक 1998 में वर्मा कमेटी और भी है जिन्होंने जो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस किया था। तो जो पहली कमेटी है उसने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स किए, जो दूसरी कमेटी है उसका जो मेन आइडिया था वो था प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो है बैंकों का वो, और उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उनको हैंडल करना, ठीक है। और उसके बाद में वर्मा कमेटी जो है वो जो वीक पब्लिक सेक्टर है उनका रीस्ट्रक्चरिंग जो हुआ है, उनको मर्ज करना आपस में या उनको कैपिटलाइज करना, ये सारी जो चीज़ें थी ये वर्मा कमेटी ने हैंडल की थी। तो ये स्टडीज़ की थी इन कमिटीज़ ने। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। पहला है व्हाट वाज द रोल ऑफ नरसिम्हम कमेटी इन बैंकिंग रिफॉर्म्स। ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आता भी है कि नरसिम्हम कमेटी जो है उसका क्या रोल था। तो नरसिम्हम कमेटी 1991 और 1998 ये दो कमेटियाँ थी। इन्होंने जो है इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स का जो रोड मैप है वो तैयार किया था। इन्होंने कैपिटल एडेक्वेसी, इनकम रिकॉग्निशन, उनका एसेट्स का क्लासिफिकेशन करना, कंपटीशन को उनमें बढ़ाना, और वीक जो बैंक्स हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो कैसे किया जाए, ये सारी रिकमेंडेशंस की थी, ठीक है। इसके अलावा जो है इस कमेटी ने आरबीआई की ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए, मार्केट बैंकिंग जो ओरिएंटेड बैंकिंग है उसका एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, ठीक है, उस पर भी काफ़ी जोर दिया था। ये जो रिफॉर्म्स है इनकी वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है उसके रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे जो तीन बातें हैं वो है कि इट गेव ए फ्रेमवर्क फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर इसका फोकस था, और गवर्नमेंट कंट्रोल को जो है रिडक्शन करना ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था, ठीक है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द नरसिम्हम कमेटी इन बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप कैपिटल एडेक्वेसी एंड कंपटीशन बढ़ाना ये था। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव काफ़ी बाद में आए थे, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ के ऊपर कोई रोल नहीं था, एग्रीकल्चरल लोन्स जो है वो उसी में शामिल हो गए थे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है कैपिटल एडेक्वेसी एंड कंपटीशन। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है हु वाज एम नरसिम्हम। अब ये जो एम नरसिम्हम है इनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो ये कौन थे? तो जो एम नरसिम्हम थे वो इंडिया के एक एमिनेंट बैंकर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। उन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में पहले काम किया था। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी पॉलिसी जो लेवल के जो रोल्स होते हैं वो निभाए थे। ठीक है, 1991 और 1998 में जो ये कमेटियाँ बनी थी वो इनके अंडर में बनी थी। ये इन कमेटीज़ के चेयरमैन थे और उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की जो डीप स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको दूर करने में अपनी स्टडीज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, तो ये एक इंडियन बैंकर थे और इकोनॉमिस्ट थे, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के आर्किटेक्ट के रूप में इनको जाना जाता है और इन्होंने जो रिफॉर्म कमिटीज़ है 1 एंड 2 इन दोनों को इन्होंने हेड किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली बात है व्हाट वर द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हम कमेटी 1। अब नरसिम्हम कमेटी 1 जो है उसके जो मेजर रिकमेंडेशंस थे उसमें क्या था? तो इस कमेटी ने जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियली साउंड और मार्केट ओरिएंटेड बनाने के लिए जो भी स्टडीज़ जो भी रिकमेंडेशंस दी उनमें से बहुत सारी रिकमेंडेशंस बाद में गवर्नमेंट ने मानी थी। ठीक है, इसने कैपिटल एडेक्वेसी जो नॉर्म्स है उनको लागू किया कि इनकी कैपिटल इससे ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, इतना एडेक्वेट कैपिटल बैंकों के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा इनकम रिकॉग्निशन कि बैंकों का अगर प्रॉफिट नहीं होगा, बैंकों को अगर इनकम नहीं आएगी तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। और एसेट क्लासिफिकेशन, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जो डूब रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन किया कि कौन सा लोन किस कैटेगरी में जो है अगर गिना जाएगा तो उसको उसके पीछे पड़ना छोड़ना पड़ेगा और वो डूबा हुआ माना जाएगा, अदरवाइज़ उनको रिकवर कैसे किया जाए और बैंकों को और ज़्यादा ताकतवर कैसे बनाया जाए ताकि जो लोन है वो डूबे नहीं उनके। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो थी कि भाई एनपीएस को आइडेंटिफाई करो और बैंकों को इतना पावर दो कि वो लोन को रिकवर कर सकें, एटलीस्ट उन लोन को रिकवर कर सकें जिनके लिए कुछ गिरवी रखा हुआ है, कुछ मॉर्टगेज रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसके अलावा जो एसएलआर और सीआरआर की जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी थोड़ा थोड़ा इन्होंने कम करने की रिकमेंडेशंस दी कि बहुत ज़्यादा रखने से बैंकों पर स्ट्रेस रहता है, थोड़ा कम करेंगे तो बैंकों के पास में लैंडिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन वो इतना भी कम नहीं कर सकते कि बैंक जो है परेशान हो जाए और किसी प्रकार के क्राइसिस को वो इन्वाइट कर ले बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोटी मोटी बातें हैं वो प्रूडेंशियल बैंकिंग रिफॉर्म्स बोलते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस करने की बात इन्होंने करी थी और बैंकों में आपस में कंपटीशन जो है बढ़ाने की भी बात की थी, क्योंकि उस वक्त जो पूरा सेक्टर था वो पब्लिक सेक्टर था, डोमिनेटेड था और उसकी वजह से बैंकों में आपस में कंपटीशन नहीं था और बैंक ज़्यादातर जो है लेथार्जिक हो गए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है व्हाट वर द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हम कमेटी 2। अब 1991 की कमेटी हमने देख ली, जो सेकंड कमेटी थी 1998 वाली, तब तक बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है लागू हो चुके थे। उसके बाद में 1998 में फिर से एक कमेटी उन्हीं के अंडर में बनाई गई और इस बार जो फोकस था वो चेंज होके भारतीय बैंकिंग सिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैसे बनाना है और रेजिलिएंट कैसे बनाना है इस पर काम हुआ था। ठीक है, तो इस कमेटी ने जो है फिर कैपिटल एडेक्वेसी जो रेशियो है उसको एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशंस दी और जो बैंक हैं उनको मार्केट रिस्क जो होते हैं उनके लिए तैयार करने की जो रिकमेंडेशंस होती है वो होती है। इसके अलावा इन्होंने एसेट का रिकंस्ट्रक्शन करना, जो एनपीएस हैं, जो डूबने वाले खाते हैं, डूबने वाला पैसा है, उसको कम करने के लिए एसेट का रिकंस्ट्रक्शन हो गया, उस पर बात की। इसके अलावा जो लोन के रिकवरी के जो मैकेनिज़म्स हैं उनके ऊपर बात की और लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद में सारफेसी एक्ट आया था जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो लीगल रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए वो भी सेकंड नरसिम्हम कमेटी ने बताए थे। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अगली बात है हाउ डिड द इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ बैंकिंग चेंज। अब देखिए ये जो दो कमेटीज़ हैं और उसके अलावा कुछ और कमेटीज़ हैं जैसे वर्मा कमेटी हो गई,
इनकी वजह से जो है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है बैंकिंग का वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे पहली बात तो ये हो गई कि इन रिफॉर्म्स के बाद में आरबीआई जो है उसको मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सुपरविजन जो है उसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलने लग गई। गवर्नमेंट का जो डे टू डे इंटरफेरेंस था बैंकों के अंदर वो थोड़ा कम हुआ। बैंकों को कमर्शियल प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करने की आज़ादी दी गई और इससे इनका जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा फास्ट हो गया और थोड़ा सा रेशनल हो गया। ठीक है, तब तक सरकारी बैंकों में ये सारी चीज़ें शुरू होने लग गई थी। आज जो है इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी रेजिलियंट है। आगे चलते हैं, अगली बात है व्हाट आर द प्रूडेंशियल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन बैंकिंग। थोड़ा मोटा मोटा समझेंगे कि जो प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स थे उनका उद्देश्य था बैंकिंग सिस्टम को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाना, ठीक है, और उनको एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाना। और कैपिटल एडेक्वेसी नॉर्म्स इसलिए लागू किए गए थे ताकि जो बैंक से वो लोन लॉसेस जो होते हैं, जो उनका पैसा डूब जाता है उससे जो नुकसान होता है उन लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकें ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको एटलीस्ट नुकसान किसी प्रकार का नहीं हो। ठीक है, तो ये जो नॉर्म्स है ये एनपीएस की जो क्लियर आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे जब होने लग गई और फिर उनको रिकवरी करने के जो तरीके बाद में आने लगे, इसके अलावा बैंकों को जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट बनना, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है उनमें ट्रांसपेरेंसी और सुपरविजन नॉर्म्स जो है उनको भी काफ़ी स्टैंडर्डाइज किया गया था जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है बैंकों के अंदर वो मजबूत हो जाए। ठीक है, इसके बाद में अगली बात है वाई वर एसएलआर एंड सीआरआर रिड्यूस्ड। अब उस वक्त क्या है, देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो जो है इनको कम किया गया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थे ये। तो पहले बैंकों का जो बड़ा हिस्सा था उनके पैसे का वो एसएलआर और सीआरआर दोनों में जाते थे। और इसके अलावा उनको क्योंकि इसके लिए क्या होता था कि लिक्विडिटी रेशियो और रिजर्व रेशियो है तो उसमें जो पैसा है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये काफ़ी बड़ा पोर्शन होता था। रिफॉर्म्स जब किए गए तो इन रेशियोज़ को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस किया गया ताकि जो बैंक्स है उनको प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ज़्यादा लेंडिंग करने की कैपेसिटी उनके पास में आ सके। ठीक है, तो ये जो इनको घटाने की जो बात थी वो थी ताकि बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पैसा जा रहा है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप लोन देना चाहते हैं जहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो आपकी कैपेसिटी कम होगी। अगर ये रेशियो कम हो जाएंगे तो यू विल हैव मोर मनी टू लैंड टू द सेक्टर्स विच कैन गिव यू मोर प्रॉफिट्स, तो इंक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी। इसके अलावा रिड्यूस फाइनेंशियल रिप्रेशन। फाइनेंशियल रिप्रेशन का मतलब होता है कि बैंकों को ज़बरदस्ती कह करके फाइनेंस जो है ऐसे सेक्टर्स में या फिर ऐसी चीज़ों में पैसे को इन्वेस्ट करवाना, ठीक है, जहाँ से उनका प्रॉफिट कम होता है, तो ये हो गया फाइनेंशियल रिप्रेशन। तो ये कम हो जाए ताकि इनकी वजह से, बिकॉज दीज वर द रीजन्स ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन टू द बैंक्स। और इसके अलावा क्रेडिट फ्लो को इम्प्रूव करने की जो बात है वो है ये। अगली बात है इसमें व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन बैंकिंग। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हुए थे उस टाइम में, तो प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है उनको एंट्री दी गई पहली चीज़, क्योंकि तब तक जो प्राइवेट सेक्टर जो इंडिया के थे उसके अलावा जो बाहर के बैंक हैं उनको भी, और इसके अलावा जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी एंट्री दी गई थी बैंकिंग सेक्टर में। इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, एफिशिएंसी बढ़ी। दूसरा जो फॉरेन बैंक्स हैं उनकी प्रेजेंस आई तो ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इंडिया में आई। इसके अलावा जो वीक बैंक्स थे, कमज़ोर बैंक्स थे, उनको आपस में मर्ज किया गया, कंसोलिडेट किया गया ताकि बैंकिंग की स्ट्रक्चर मजबूत हो जाए। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन हुआ बैंकों के अंदर, ये मर्जर और कंसोलिडेशन है, इसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन हुआ, उनकी जो बैलेंस शीट्स है वो स्ट्रॉन्ग हुई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ बैंकों को जो है कैपिटलाइज किया, वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड हो गई। तो ये जो सारी प्रोसेस है इससे ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का वो स्टेबल होने लगा धीरे धीरे और धीरे धीरे रेजिलियंट बनने लग गया। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे वो क्या क्या थे, एक तो प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, इनको एंट्री दी गई सब्जेक्ट टू कंडीशंस। फॉरेन बैंक्स का एक्सपेंशन हुआ। इसके अलावा जो वीक बैंक थे उनको मर्ज किया गया, उनको कंसोलिडेट किया गया। अगली बात है हाउ डिड इंटरेस्ट रेट रिफॉर्म्स चेंज द बैंकिंग ऑपरेशंस। अब इंटरेस्ट रेट के जो रिफॉर्म्स हैं उनसे बैंकिंग सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो है पहले गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड थी, धीरे धीरे रिफॉर्म शुरू हुए तो उसके बाद में लैंडिंग और डिपॉजिट रेट्स जो है वो डीरेगुलेट हो गई। अब बैंक जो है खुद डिसाइड करने लग गए। आज भी यही सिचुएशन है कि बैंक किस ब्याज पर लोगों को लोन देंगे वो अपने आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बैंक जो है रिस्क बेस्ड जो प्राइसिंग होती है वो भी करने लगे, और जो क्रेडिट अलोकेशन है,
ठीक है, वो भी मार्केट के जो सिग्नल्स हैं उनके बेसिस पर करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें होने से क्या हुआ कि जो 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 बैंकों का जो प्रॉफिट का जो ओरिएंटेशन था वो थोड़ा बढ़ने लग गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, लोन किस इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा ये मार्केट डिसाइड करने लग गया था और बैंक अपने आप डिसाइड करने लग गए थे। मार्केट बेस्ड जो प्राइसिंग है वो डिसाइड होने लग गई थी और धीरे धीरे जो कंट्रोल्स है उनका फेज रिमूवल शुरू हो गया था। अगली बात है व्हाट टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म्ड इन इंडियन बैंकिंग। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो है वो क्या क्या आए, तो कंप्यूटराइजेशन धीरे धीरे बढ़ा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस बने, सारे बैंकों को आपस में लिंक करना और उनको ऑनलाइन करना। ठीक है, इससे जो बैंकिंग सर्विसेज है वो फास्ट हुई, कस्टमर फ्रेंडली हुई। फिर धीरे धीरे एटीएम जो है वो आए और उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। फिर इंटरनेट बैंकिंग आया और बाद में मोबाइल बैंकिंग आई। और आज तो बैंकिंग का जो सिस्टम है वो इतना इजी है कि हमको किसी को भी बैंक में किसी ब्रांच में जाके किसी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आया उससे कैशलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ गई और जो है उसके बाद में जो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो घट गई और लोगों को काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ मिलने लग गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बैंकिंग रिफॉर्म्स में ग्रेजुअल जो है चेंजेस हुए वो है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सबसे पहले आया, फिर डिजिटल बैंकिंग के चैनल स्टार्ट हुए, फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स स्टार्ट हो गए थे। अगली बात है हाउ डिड द रिफॉर्म्स एड्रेस द एसेट क्वालिटी एंड एनपीएस। अब ये जो रिफॉर्म्स हुए इससे जो बैंकों के एसेट क्वालिटी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो एनपीए जो है उनको रिकवर करने के लिए सबसे बड़ा एक कानून पास किया गया था। ठीक है, जिसको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए और सरफेसी एक्ट जो है वो लागू किया गया। ठीक है, तो इससे जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनी उन्होंने स्ट्रेस्ड एसेट्स जो हैं उनको मैनेज करने लगी वो। ठीक है, यानी जहाँ से पैसा नहीं आ रहा है उन लोन्स को जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को दे दिया गया और उनको ये कहा गया कि आप इसको रिकवर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसके बाद में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो भी आया, तो उससे ताकि एक जो टाइम बाउंड रिजोल्यूशन सिस्टम है वो बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ों से क्रेडिट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ और रिकवरी कल्चर जो है वो भारत में इम्प्रूवमेंट होने लग गई थी। ठीक है, तो एसेट क्वालिटी और एनपीए इनका बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पे डेट रिकवरी मैकेनिज्म शुरू हुए, जिनमें से सरफेसी एक्ट जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई, एक पूरा फ्रेमवर्क बना इन कंपनीज का ताकि जो बिल्कुल स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको ये रिकवर करने की कोशिश करें। और इसके अलावा एक इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस जो है उसको भी प्रॉपरली लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया ताकि टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है वो हो सके। इसमें अगली बात है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन रिफॉर्म्स। अब इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन रिफॉर्म्स जो है वो भी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में ही शामिल किए जाते हैं। तो जो रिफॉर्म की जो फेज़ 2 थी 1998 के बाद में, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को सेंट्रल ऑब्जेक्टिव बनाया गया। लार्ज स्केल अकाउंट ओपनिंग शुरू की गई, बैंकिंग में जो लोगों की आउटरीच है उसको बढ़ाया गया। ठीक है, और जो डीबीटी मैकेनिज़म्स हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वो कहीं कहीं टेस्टिंग के लिए शुरू किया गया। जीरो बैलेंस अकाउंट जो है उनकी जो संख्या है काफ़ी बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है उसको उस तक बैंकिंग पहुंच पाई थी। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स धीरे धीरे शुरू हो गए थे, आजकल तो पूरा ही डीबीटी के माध्यम से हो रहा है और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसको फोकस इसमें रखा गया था। ये 2004 से 2014 के बीच की बातें हैं। ठीक है, 2014 के बाद में जनधन अकाउंट्स आए, तो जनधन अकाउंट्स के बाद में जो है काफ़ी बड़ा पोर्शन इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर है उससे जुड़ गया था इंडिया की पॉपुलेशन का। लास्ट क्वेश्चन है इसमें हाउ वर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स रिफॉर्म्ड। पीएसएल की जो रिफॉर्म्स है उनमें क्या हो गया था, तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है एक तो उसमें उसको अबोलिश नहीं किया गया, ठीक है, बल्कि रिफॉर्म किया गया। इसके जो टारगेट्स हैं एक तो उनको थोड़ा रेशनलाइज किया गया और सब टारगेट्स जो हैं उनको भी क्लियरली डिफाइन किया गया। पीएसएल के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स और बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन दोनों के बीच में एक इफेक्टिव बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे सब सेक्टर्स इसमें जोड़ दिए गए थे। ठीक है, जैसे आज एजुकेशन लोन जो होते हैं वो भी पीएसएल में आते हैं। बहुत सारे और सेक्टर्स इसमें जोड़ दिए गए थे जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पीएसएल के जो टारगेट्स हैं उनको रेशनलाइज किया गया, एमएसएमईज को, एग्रीकल्चर को, इनके ऊपर फोकस रखा गया। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स इसमें जोड़े गए थे
और पीएसएल के सर्टिफिकेट्स डिवाइस किए गए। मान लीजिए एक बैंक अपना टारगेट नहीं पूरा कर पा रहा है तो वो किसी दूसरे बैंक ने जिसने टारगेट से ज़्यादा दे दिया है उससे ट्रेडेबल पीएसएल सर्टिफिकेट्स लेके और अपने टारगेट्स पूरे कर सकता था। तो इससे ये हो गया कि जो एक बैंक है, मान लीजिए उसने अपने जो टारगेट है उससे ज़्यादा लोन दे दिए, तो जो ऊपर के लोन है, जो ज़्यादा लोन है उसको वो यूज़ कर सकता था ट्रेड के रूप में, और वो ट्रेडेबल पीएसएल सर्टिफिकेट्स के रूप में काम आने लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के बाद में 2014 से पहले तक, इनके बारे में हमने मोटा मोटा सरसरी तौर पर एक अंदाज़ा लगाया है और इसको स्टडी किया है। अगले मॉड्यूल में हम इसके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।